गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार कमेंट करिएगा हम ऑडिबल विजुअल क्लियर हैं, तो आज की इस जर्नी को, आज की इस यात्रा को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। रानी मास्टरमाइंड, डोंट अगेन दिस टाइप मैसेज। यूपी में आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, ध्यान रखना। ये सारी बातें अपने घर पे कीजिएगा, अदर कीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। यूट्यूब का आने का पर्पस ये नहीं कि यहाँ मटर गश्ती करने के लिए आए। मैं हम आपने देखा होगा हमेशा मैं डायरेक्टली आने के बाद क्लास को रन करता हूँ। लेकिन यही थोड़ी सी वजह है कि दो चार ऐसे, ध्यान रखना, मैसेज मत करिए जिससे माइंड डाइवर्ट हो और आप अपने जिस लक्ष्य के लिए आए हैं मेरे पास वो लक्ष्य पूर्ण ना कर पाए। राइट। तो एक बार सब लोग कमेंट करिएगा, आई एम ऑडिबल विजिबल क्लियरली। कैसे हैं सब लोग, कमेंट करके बताएं फटाफट जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर एंड नियर। ओके, देखिए, मैं वो टीचर्स नहीं, मैं कोई आपका इस टाइप का मेंटर नहीं कि आपको मैं टाइम वेस्ट करूं। राइट। तो मुझे लगता है कि दो चार लोग ऐसे होते हैं जो डब्बा मारते रहते हैं कभी इधर कभी उधर, तो मुझे उनसे थोड़ा सा शिकायत नहीं है, मुझे उनसे एक संकेत है। ध्यान रखना, यदि आप जीवन में किसी पथ पर चले हैं और उस पथ को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह यह है कि आप डेडिकेट तरीके से कार्य नहीं कर पाए हो। राइट। ओके, चलिए, तो आज हम चर्चा कर लेते हैं। कल अभी हम लोगों ने वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है भारत के समाज पर, उसकी एक क्लास लिए थे। आज क्लास नंबर 2 आपके सामने है। यानी ये एक लंबी जर्नी है। जो वैश्वीकरण का मतलब एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकते, तो ये लंबी जर्नी है। अब यहाँ से प्रश्न देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो कमांड किस पे करनी पड़ेगी, मेंस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रीलिम्स को देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीलिम्स टफ है या मेंस टफ है, तो बोलेंगे सर प्रीलिम्स टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 लाख 5 लाख बच्चों में से, ध्यान रखना, 14,000 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और वहां पे जो है 3 से 4 हजार बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो यानी वहां पे देखा जाए तो एक प्रकार से हम लोग लगाए तो 5 गुना बच्चे पास हो रहे हैं और वहां पे कितना गुना बच्चे पास करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत का हम लोग पड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि सुबह जो 8 बजे क्लास होती है 8 AM पर, वो कब कब होती है। सबको पता होना चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। और किसकी क्लास होती है ये भी जानने का प्रयास करें। जीएस मेंस की होती है। आपको पता होगा, आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का। अगर जीएस पन के पॉइंट में जाएंगे तो ऐसे पॉइंट जैसे हिस्ट्री का पॉइंट है, ज्योग्राफी का पॉइंट है, सोसाइटी का पॉइंट है। तो सोसाइटी का प्रीलिम्स में योजनाओं में रोल है, लेकिन सोसाइटी के कंसेप्ट में रोल नहीं है। तो मेनली हम किस पे काम करेंगे, जीएस के मेंस के टॉपिक पर, जो यहाँ पे मेंस मेंस के लिए पढ़ते हैं। अगर जीएस 2 में तुम जाओगे तो जीएस 2 में आप देखो पॉलिटी प्रीलिम में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, गवर्नेंस को भी प्रीलिम्स में कुछ पॉइंटों को पढ़ते हैं, लेकिन बाकी सब पॉइंटों को मेंस में पढ़ते हैं। यानी उसके बाद जस्टिस को हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, आईआर को प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं। यानी हम ऐसे गवर्नेंस के पॉइंट, जस्टिस के पॉइंट, आईआर के पॉइंट जो हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए रेडी नहीं करते हैं, तो वो यहाँ कवर करेंगे। राइट। उसके बाद जीएस 3 की बात करें तो जीएस 3 में आप देखेंगे इकोनॉमी प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, साइंस को प्रीलिम्स के सापेक्ष में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो सिक्योरिटी को हम लोग मेंस के सापेक्ष में पढ़ते हैं, तो यहाँ ये भी कवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो रियासत मैनेजमेंट मेंस में पढ़ते हैं, तो ये कवर किया जाएगा। अगर जीएस 4 की बात करेंगे तो जीएस 4 को पता है कि एथिक्स जो है वो कंप्लीटली हम कहाँ पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं। तो यानी यहाँ जीएस मेंस का ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यार, इसको तुम यूटिलाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि इतना बेहतर ज्ञान जो है आपको मोटी मोटी फीस देने के बाद भी ना मिले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे इसको जानने का प्रयास करें, बड़ी शालीनता सहजता के साथ पढ़िएगा कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे, यहाँ भी काम करेंगे, यहाँ भी काम करेंगे, यहाँ भी काम करेंगे, यहाँ भी काम करेंगे। तो ये जीएस मेंस की क्लास होती है पर डे सुबह 8 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्लियर? अब चले आज की क्लास को लेके चले। क्लियर है आज की कुछ बातें? दूसरी बात, अभी हम एलवीआईएस पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, ये इसका एक सिनेरियो हो जाना चाहिए। पहली बात तो देखो, टाइम टेबल सब लोग अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैं किस किस टाइम कैसे कैसे करता हूं। देखिएगा, अगर हम पहले पॉइंट की बात करेंगे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की क्लास जो है ये कहाँ चलेगी, एप्लीकेशन पे चलेगी जिसका नाम है एलवीआईएस। ये मैंने आपको बता ही दिया, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा। इसकी क्लास सिर्फ 1 या 2 दिन और यूट्यूब पे जाएगी, उसके बाद यहाँ यूट्यूब पे क्लास नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या है, पेड क्लासेस है। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 900 रुपये में एनसीईआरटी आपको कंप्लीट मिल रहा है। ध्यान रखना, इसकी टाइमिंग होती है शाम को 7 बजे। तो यहाँ पे हम 7 PM पर हम एनसीईआरटी उसकी एनसीईआरटी क्लास करते हैं।
ये कब करते हैं, ये सेकंड मैटर है क्योंकि पेड क्लासेस है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो भी जान लो, हम इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे अभी 4 डे करते हैं, जो कि क्लास इसकी अभी होनी है आज भी। सेकंड जो प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है जो सबके लिए फ्री है, ध्यान रखना, वो क्या है, मेंस आंसर राइटिंग का है। और मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो है अभी हम जस्टिस की राइटिंग कर रहे हैं, देख लीजिएगा, जो मैंने पर डे करता हूँ। और वहाँ पे जो टाइमिंग है इसका रात को 9:30 बजे है। लेकिन कब करते हैं, पीएम पे करते हैं। लेकिन कब करते हैं, मंडे करते हैं, ट्यूसडे करते हैं, वेडनेसडे करते हैं और थर्सडे करते हैं, 4 डे करते हैं। तीसरा प्रोग्राम आपके सामने है एस्से राइटिंग, ये भी सबके लिए क्या है, फ्री है। और सबके लिए जो फ्री है वो दोनों जगह होगा, वो ऐप पर भी होगा और वो यूट्यूब पे भी होगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ऐसे राइटिंग हम लोग कब करते हैं, तो ऐसे राइटिंग भी 9:30 बजे पीएम पर ही करते हैं। लेकिन किस दिन करते हैं, फ्राइडे और सैटरडे करते हैं। ये सब दिमाग में रखने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग, और आपके सामने नंबर 4, यहाँ पे करंट अफेयर भी सबके लिए क्या है, फ्री है। लेकिन कब है, तो यहाँ पे इसका टाइमिंग जो है 8 AM है। और 8 AM कितने कब है, ये फ्राइडे और सैटरडे करते हैं। यानी इतना प्रोग्राम जो है आपके लिए, कह सकते हैं ये 3 से 4 प्रोग्राम जो है सबको सबके लिए फ्री चल रहा है, जो यूट्यूब पे भी है और जो ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ एप्लीकेशन पे। क्लियर यहाँ तक? कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट हैं, देखिएगा, उन डाउट को हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या क्या डाउट है। उन डाउट को क्लियर करके टॉपिक पे हम लोग डायरेक्टली रन कर लेते हैं। देखो, पहला डाउट क्या होगा, नोट्स का डाउट होगा, पीडीएफ का डाउट होगा, या जो भी कंटेंट है उसका डाउट होगा। तो पहली बात दिमाग में रख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी की क्लास है उसकी अभी सिर्फ यहाँ पे एक क्लास अपलोड हुई है पॉलिटी की, आप उसको जाके एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, दूसरी बात अगर हम यहाँ से बात करें, दूसरी बात अगर हम यहाँ से बात करें बेटा, कि एनसीईआरटी की जो क्लास है अभी एक हुई है, और जो नोट्स मिलेंगे इसके, वो ध्यान रखिएगा टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे, और वो भी एप्लीकेशन पे मिलेंगे। इसलिए अभी कोई नोट्स अपलोड नहीं किया गया, पहले पूरी क्लास पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे, इसलिए अभी इसकी टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ से आती है, जो आंसर राइटिंग है या फिर यहाँ पे बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो करंट अफेयर वगैरह है, इन सब के नोट्स जो हैं पर डे रात को 11 PM से लेकर 12 PM के अंतर्गत सिर्फ 1 घंटे के बीच में ही डाले जाएंगे। इसके बीच में ना तो कोई किसी को मैसेज करे, ना ही कोई कुछ करे, बस 11 से लेकर 12 के बीच में पर डे जो उस दिन पढ़ाया जाएगा, जिसके नोट्स की रिक्वायरमेंट है देने की, ध्यान रखना, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कहाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, और ऊपर से एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां जाके एनरोल कर लीजिएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो वहां 9897540795 नंबर पर आप ओनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम का, आपको व्हाट्सअप का, इनका एक प्रकार से इंटरलिंक कर दिया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये रही नोट्सों की बात। तो एनसीईआरटी के नोट्स अभी किसी को नहीं मिले हैं, एनसीईआरटी के नोट उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने परचेस कर रखा है, और वो भी एप्लीकेशन पे मिलेंगे, वो भी क्लास के खत्म होने के बाद मिलेंगे, ना कि यहाँ पे जब एक क्लास नंबर 6 पूरी हो जाएगी, 7 पूरी हो जाएगी, ऐसे करके मिलेंगे, ना कि यहाँ की एक दिन पढ़ाया एक पेज दे दिया। ये काम मेरे बस की नहीं है, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकलता है, मैंने क्लास को बता दिया, नोट्स को बता दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, अभी जो हमारे पास पेड कोर्स चल रहे हैं वो 2 ही पेड कोर्स चल रहा है, देखिएगा, एक एनसीईआरटी वाला। ये एनसीईआरटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी परचेज नहीं किया है वो LVIA से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत आती है डाउनलोड करने में, किसी का आईफोन है, तो अगर आईफोन है तो वहाँ पे नीचे डेस्कटॉप में लिंक दे रखा है आईफोन वालों का। किसी को अगर ध्यान रखना लैपटॉप है, अगर लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है तो नीचे लिंक दे रखा है। तीसरी बात, यहाँ पे एप्लीकेशन पे जो क्लासेस हैं वो आपसे मिलनी, आज से मिलनी यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएंगी। ये दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा, राइट। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो फिर हम लोग क्लास को रन करते हैं, बताइएगा। कमेंट में बताइएगा, अब कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आज की क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है, डन, रेडी हैं आज की चर्चा के लिए। बाकी बातें हम आपसे क्लास के बाद कर लेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर जाते हैं, जो आज का टॉपिक हमें पढ़ना था। हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, और सोसाइटी जीएस फर्स्ट पार्ट में आती है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ।
और मैं ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और यहाँ पे चर्चा करने के लिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी होगा कि लास्ट ईयर में जो सोसाइटी का वेटेज है 2015 से लेकर 2021 के बीच में सामान्यतः कहा जाए 70 से 80 नंबर के बीच में होता है, यानी 70 से 90 नंबर के बीच में भी हम लोग कह सकते हैं। वो प्रश्न के डिपेंड के ऊपर है कि वो 3 प्रश्न दे या 5 प्रश्न दे या 6 प्रश्न दे रहा है। ये सारी बातें आपके दिमाग में बन पा रही होंगी। तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, वैश्वीकरण का भारत पे समाज पे प्रभाव क्या पड़ रहा है। कल हमने जो बात किया था वो LIR पे बात किया था। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो कल हमने कंसेप्ट पढ़ा, LIR पढ़ा था, उसके पूरे सिनेरियो को समझा, LIR होता क्या है, उसका वैधानिक कंडीशन क्या है, उसके सकारात्मक पक्ष क्या है, उसके नकारात्मक पक्ष क्या है। ऐसे ही करके हमें प्रत्येक टॉपिक पर एक समझ बनानी पड़ेगी। जो ये यहाँ पे ध्यान रखना, कल मैंने बताया था कि समाज पे प्रभाव कई प्रकार से हुआ है। विवाह प्रथाओं पर प्रभाव हुआ है, धर्म पे प्रभाव हुआ है, वैश्वीकरण का महिलाओं पे प्रभाव हुआ है, शिक्षा पे प्रभाव हुआ है, वृद्धों पे प्रभाव हुआ है, कृषि पे प्रभाव हुआ है। यानी मैंने मल्टी डायमेंशन तरीके ध्यान रखना यहाँ करने का प्रयास किया था। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर था कल का? नहीं बताइएगा। अगर हम इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक को कवर कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मेंस के एस्पेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं वो उनको आराम से समझ पाओगे और उसको डायनेमिक पार्ट से जोड़ पाओगे। जैसे जो हाल ही में कुछ प्रभाव ऐसे देखने को मिलेंगे समाज में, उसको इंटरलिंक कर लेंगे आप। जैसे अभी श्रद्धा का केस हुआ, मुंबई में केस हुआ, और भी बहुत सारे केस होते रहते हैं। तो LIR के उन एग्जाम्पल को देखकर ध्यान रखना, घटनाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है यहाँ पे? क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में। एक प्रकार से कह सकते हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में, इस इम्पैक्ट जो हुआ है आज के समय में, जो सोशल मीडिया की साइट है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, इंडिया का कुछ है नहीं है, सब बाहर का है। तो वेस्टर्न कल्चर को जैसे हमने एक्सेप्ट किया, इन सोशल साइट को यूज करना स्टार्टिंग किया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो यहाँ प्रभाव के रूप में बात करेंगे, ना कि यहाँ पे सामाजिक रूप से बात करेंगे, आर्थिक रूप से बात नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से बात करेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी पर प्रभाव कराने की बात कर रहा है, ना कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ये प्रभाव की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद नंबर 2 बात करेंगे रिलीजन फैंटेसिम, यानी धार्मिक जो कट्टरता है। जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर को हमने एक्सेप्ट करा, इंडिया में धार्मिक जो कट्टरता है और पनपना स्टार्ट हो गई है। इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं धार्मिक कट्टरता के, कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं, कौन कौन से नकारात्मक पक्ष हैं, इसको आगे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन। धर्म का राजनीतिकरण होने लगा, यानी इस समय वर्तमान में देखा जाए तो धर्म को राजनीति में इन्वॉल्व हो चुका है, यानी धर्म जो है एक राजनीति बन चुका है और राजनीति धर्म में आ चुकी है। इसकी किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं ये हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक को भी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अब बाजारीकरण होने लगा। यानी आप देखे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा या फिर फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा फिल्में जो बनाई जा रही हैं वो धर्म के ऊपर बनाई जा रही हैं, देख लीजिएगा। अब धर्म के ऊपर बनाने की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसके पीछे जो इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो तैयार हैं? चले, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो मैं यहाँ लिखाऊंगा उसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, जहां रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो भी रात को 11 से लेकर 12 के बीच में टेलीग्राम पे लिंक दे दिया गया है। बस इतना काम करिएगा। आइएगा चर्चा कर लेते हैं सोशल साइट नेटवर्क के बारे में। तो दिमाग खोल के बैठिएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब इसको 3 से 4 एस्पेक्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये मेरे साथ लिखते हुए चलें, मजा आ जाएगा। पहला, व्हाट डू मीन सोशल, या इसका मीन्स क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। ये अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो मजा आ जाएगा। यहीं से क्वेश्चन वो पूछ लेता है, व्हाट डू मीन सोशल नेटवर्किंग साइट, यू कैन से, क्या लिखेंगे इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ जानेंगे जैसे जैसे हमारे देश में यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करना स्टार्टिंग किया, तो इस सोशल नेटवर्किंग साइट के कौन कौन से पॉजिटिव तत्व हैं या कौन कौन से सकारात्मक तत्व हैं। सकारात्मक जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं भारतीय समाज को, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब हमारे देश में सोशल नेटवर्क साइट नहीं हुआ करती थी तो प्रेम भी अच्छे से पनपता था। अब का प्रेम जो है सुबह को पनपता है, शाम को खत्म हो जाता है। यानी ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक इफेक्ट पड़ रहे हैं, किसके माध्यम से, सोशल नेटवर्क साइटिंग के। पॉजिटिव की भी बात करेंगे, निगेटिव की बात करेंगे, तो क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं, इन पे भी बात करेंगे। क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं
और उसके बाद हम इसकी एक समीक्षा भी करेंगे, यानी एक प्रकार से एनालाइज़ भी करेंगे कि एनालिसिस भी करेंगे कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फ्यूचर के लिए सुझाव दे सकते हैं या सुझाव के साथ समीक्षा कर सकते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग किया जाए, जिसके माध्यम से जो हमारा समाज है, वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ अग्रसर हो जाए। ये हम ध्यान रखना 4 पॉइंटों में इस टॉपिक को कवर करेंगे और इससे कैसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज। चलें, लेट्स स्टार्ट करें बेटा। अब सबको मज़ा आ रहा है? इसको सब नोट डाउन करते हुए चले मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा। क्लियर है? बहुत मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आते हैं, ये क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा-सा 1-2 लाइन में डिफाइन करना है। सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरनेट पर उपलब्ध, इंटरनेट पर उपलब्ध, अब क्या उपलब्ध ध्यान रखना, ऐसी साइटें, ऐसी वेबसाइटें, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी साइट जिनके माध्यम से लोगों के द्वारा, जानवरों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा, जानवर नहीं करते हैं फेसबुक पे बात, ट्विटर पे बात, है ना? लोगों के द्वारा, यानी सामाजिक अंत्यक्रिया की जाती है, सामाजिक अंत्यक्रिया की जाती है, जैसे एफबी है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये अन्य ईटीसी जितनी भी, ध्यान रखना, जहां से लोग अपने, व्हाट्सएप भी इसी में आ जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यानी हम अगर ये कह दें कि अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे सोशल साइट से आप क्या समझते हैं, तो उसको एक लाइन में दर्शाने का प्रयास करें कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी साइटें जिनके माध्यम से लोग अपने सामाजिक अंतःक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी वेबसाइटों को या ऐसी साइटों को, ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइटें कहते हैं। बताओ, एक लाइन में बात बनी या नहीं बनी? ध्यान रखना। अपने दिमाग की नसों खोल के बैठिएगा। मैं आपके आस-पास के आवरण से ही प्रश्नों को सजाने का प्रयास करूँगा। मैं नया कंटेंट का मतलब ये है कि यूपीएससी तुमसे वही पूछता है जो तुम्हारे आस-पास हो रहा है। तो ये चीज़ें हम समझेंगे कि इंटरनेट पर ये वन वर्ड में हमने, ध्यान रखना, इसकी कहानी को समझ लिया कि सोशल नेटवर्क साइटें होती क्या हैं, देखिए। अब बात करते हैं कि सोशल एस्पेक्ट में इसके कौन-कौन से सकारात्मक पक्ष हैं, कौन-कौन से नकारात्मक पक्ष हैं, उनको आपस में बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अब सोचो यहाँ पे हमें बात किसकी करनी है? सामाजिक मुद्दों की बात करनी है, ना कि हमें धार्मिक, राजनीतिक मुद्दों की बात करनी है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट बत पूछ रहा है आपसे किस पर? समाज पर। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सोशल साइट नेटवर्क की प्रमुख सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष। अब देखो, बहुत सारे बातें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब भी आप नोट्स बनाओ या प्रश्न को लिखो, तो एक प्रश्न को लिखने के लिए 3-4 पैरामीटर होते हैं। हमेशा इंट्रो किसमें लिखना चाहिए? पैराग्राफ में। हमेशा मेन बॉडी कोशिश ही करें 80% लिखना चाहिए पॉइंटों में, जिससे, अब मान लो तुमने अगर 10 पॉइंट लिखे हैं तो आपने एग्जामिनर को 10 बातें समझाने का प्रयास किया। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ में लिखा है, 2 पैराग्राफ लिखे हैं बॉडी में, तो ये समझ लीजिएगा कि आपने 2 बातें समझाने का प्रयास किया है। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रश्न की डिमांड क्या है। तो यहीं से अगर हम लोग बात करेंगे, अब यहीं से हम बात करेंगे सकारात्मक पक्ष जो हैं कौन-कौन से होते हैं। ये तुम्हारे दिमाग में कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल होने चाहिए। उस एग्जाम्पल को आस-पास के दायरे से होने वाली घटनाओं के सापेक्ष में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक तरह ध्यान रखना, कहीं नहीं कहीं चीज़ें करना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे-जैसे सोशल साइटें बढ़ने लगी, तो जो हमारा सोशल जो एक प्रकार से जुड़ाव है, सोशल जो अटैचमेंट है, उसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। हमें समाज की बात करनी है, हमें आर्थिक बात नहीं करनी है, यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। हम गलती यही करते हैं कि हमसे पूछा कुछ और गया है, माँगा कुछ और गया है, अब दे कुछ और रहे हैं। तो यानी सबसे पहला यही है कि सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि हुई। इट मीन्स मतलब सोशल अटैचमेंट क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है,
वो इंडिया के व्यक्ति से डायरेक्टली उसका चेहरा देख सकता है, उससे बात कर सकता है, मन की भावनाएं रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब जो वेस्टर्न कल्चर को हमने एक्सेप्ट किया, वहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ध्यान रखना हम अपने समाज को एक बेहतर जुड़ाव की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। आज मोदी जी भी मन की बात कर पाते हैं। आज हर कोई व्यक्ति ध्यान रखना कहीं ना कहीं अपने दिल की जो बातें हैं वो बयां कर पाता है। दूसरा पॉइंट बताइएगा कमेंट करके। दूसरा पॉइंट इफेक्ट करिएगा समाज पे। जैसे जैसे सोशल नेटवर्क साइटें होने लगी, जो हमारे विभिन्न प्रकार के इश्यूज थे ध्यान रखना, उनमें क्या हुई, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसकी स्थापना इसलिए की गई है कि जनता अपने शासक का चयन करे और शासक जो है जनता के अनुकूल कार्य करे। इसका मतलब जो विभिन्न मुद्दे थे, विभिन्न इश्यूज थे, उसमें जनता की भागीदारी में क्या हुई, वृद्धि हुई, कमी हुई? बोलेंगे सर वृद्धि हुई। जैसे हाल ही में तुमने देखा होगा, किसान बिल पर लेकर क्या हुई, धरना दिया गया दिल्ली में। अगर सोशल नेटवर्क साइटें नहीं होती तो तमिलनाडु के किसान को कैसे चलता पता कि दिल्ली में धरना चल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न मुद्दों पर या सामाजिक मुद्दों पर जन भागीदारी में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सामाजिक मुद्दों पर जनभागिता या जनता की भागीदारी में वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट लिखने का प्रयास करें। क्लियर? मजा आया? उसके बाद ये दिमाग में आ रहा है, और थोड़ा पॉइंट करने का प्रयास करें। हमने लोकल गवर्नमेंट की स्थापना इसलिए की थी कि हम निचले स्तर पे जो बैठी इश्यूज हैं, वो उनका कहीं ना कहीं समस्याओं को दूर कर सकें, वो समस्याएं ऊपर तक पहुंच सकें। तो जब हमने सोशल नेटवर्क साइट को एक्सेप्ट किया, जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं, उनका क्या हुआ, सार्वभौमिकरण हुआ। एक प्रकार से कहा जाए तो समस्याओं को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने की दशा के अंतर्गत आ गया, तो स्थानीय समस्याओं का निस्तारण हुआ। बड़े प्यार से एक एक पॉइंट को समझो और एग्जाम्पल देख के कह सकते हैं कि हाल ही में इस स्कीम के माध्यम से, ध्यान रखना, हाल ही में ऐसा कह सकते हैं कि इस स्कीम के माध्यम से एक गांव का जो प्रधान जो अपने क्षेत्र में काम करा रहा है, उसके कार्य को भी सोशल नेटवर्क साइटिंग के माध्यम से पूरे इंडिया में दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो रहा है लगातार। और क्या हुआ, जो इस देश में लगातार एक प्रकार से एकाकीपन था समाज का, एक अकेलापन था, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसी वेबसाइट है, ऐसे समाज से जोड़ दिया। अब सोचो, फेसबुक पे एक किसी व्यक्ति के 4000 2000 लोग हैं, उसको नहीं पता कि ये किस खानदान से आता है, किस समुदाय से आता है, कहाँ से आता है, लेकिन वो उससे उसका उसके स्टेटस पर या उसके फोटो पर कमेंट कर रहा है, उससे बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास अलगाव था, जो हमारे पास एकाकीपन था, वो क्या हुआ, समाज का दूर हुआ, या उसे दूर करने का इसने प्रयास किया है। तो यहाँ के कह सकते हैं कि अलगाव को, यानी अलग जो व्यवस्था थी, अलगाव एवं एकीकरण का दूर करने का प्रयास किया। किसने? सोशल नेटवर्क साइट ने। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। मजा आ रहा है? उसके बाद यहां हम समाज की बात कर रहे हैं, और थोड़ी समाज की बात करिएगा। पहले जो एक प्रकार से तुम देखते होंगे, ये सारे ऐसे पॉइंट है जो सामाजिक मुद्दों की चर्चा करते हैं हम लोग। पहले जो ऐसे बिंदु होंगे जहां पर आपने देखा होगा, विवाह संबंधी जो क्रियाएं हैं, आदमी को पहले विवाह हो जाता था, बाद में चलता था कि मेरी पत्नी का मुंह कैसा है, वो पत्नी का बिहेव कैसा है, मेरी वाइफ के ध्यान रखना, क्रियाक्रम कैसे हैं। तो आज के समय में ध्यान रखना, जो ऐसे विवाह संबंधी जो क्रियाएं हैं, वो सोशल साइट से पहले ही ध्यान रखना हमें मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जो सामाजिक या पारिवारिक जो स्थिति है, परिवार एवं समाज में विवाह संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। इनकी वजह से ही ध्यान रखना, इंडिया में ध्यान रखना, जीवन साथी ध्यान रखना चुनने का एक इंटरेस्ट हो गया। ऊपर से जो हमारे देश में आज वर्तमान में और भी देख लीजिएगा, जो हमारा समाज है, वो नवाचार की भावना से क्या हो रहा है, समाज नवाचार की भावना पैदा कर रहा है। नवाचार मतलब एक घर में बैठा हुआ व्यक्ति
पहले अपने जीवन में लक्ष्य कैसे डिफाइन करने हैं, हमें टेक्नोलॉजी को सीखना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है। ये जो एक भावना है बच्चों के अंदर, समाज के अंदर ध्यान रखना, वो क्या हो चुकी है, नवाचार की भावना तीव्र हो चुकी है। तो हम कम से कम ध्यान रखना, सोशल साइड इफेक्ट के ध्यान रखना, हम कह सकते हैं कि 8-10 पॉइंट दिमाग में रखने का प्रयास करें। जब तुमसे प्रश्न पूछा जाए तो कोशिश ये करिएगा कि उसको तुरंत दे के ध्यान रखना, निकालने का प्रयास करें। हम इसमें बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर आर्थिक रोजगार मिला। हम आर्थिक रोजगार की इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि यहाँ समाज पर प्रभाव जो पड़ा है वो सामाजिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे तो वहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो कैसी लग रही क्लास, बताइए कमेंट करके। कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ नशे जो आपके पास था उसी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, बताओ। कुछ इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, बताओ कमेंट करके। अब इसके बाद सोशल नेटवर्क साइट के सकारात्मक पक्ष जान लेंगे इम्पैक्ट के रूप में। तो नंबर 2 पॉइंट आ जाएगा, नकारात्मक पक्षों की हम लोग बात करेंगे। आइएगा यहां से डालते हैं सोशल नेटवर्क साइटिंग ऑन निगेटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट, इसके भी कम से कम 8-9 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, देखो मैं हमेशा कहता हूं मेंस बहुत इजी है, क्योंकि मेंस में आपके थ्योरी का एक ऐसा आंकड़ा आता है जो आपके आसपास की चीजों को देखा हुआ होता है। प्रीलिम्स में प्रश्न बताने कहां से आ जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस इजी है अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स के, क्योंकि उसमें चीजें बहुत स्पष्ट की जाती हैं। अब देखो, अगर समाज की बात करेंगे तो सोशल नेटवर्क साइटिंग के माध्यम से समाज में क्या हुआ, जो एक हमारे देश में संस्कृति थी, ध्यान रखना, उस संस्कृति को एक नई आधुनिक संस्कृति के साथ अश्लीलवादी संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हम आज सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं तो आपने एक अश्लीलता में, ध्यान रखना, वृद्धि देखी होगी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसका वेस्टर्न कल्चर की, सोशल नेट साइडों का, कि हमने अश्लीलता में, ध्यान रखना, अश्लीलता में, ध्यान रखना, क्या होगी, वृद्धि होगी। बोलो यस और नो, बताओ। इसके तुम एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। जैसे तुमने देखा हाल ही में, आपने बहुत सारी सोशल मीडिया साइटों से देखा होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल, ध्यान रखना, एक प्रकार के युवक युवतियां कहीं ना कहीं युवाओं को कहना अट्रैक्टिव करने का, फंसाने का प्रयास करती हैं। बहुत जगह केसेस देखा होगा कि कोई आउट ऑफ कंट्री की ग्रुप बना के, ध्यान रखना, कहीं ना सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता का एक हनन किया जा रहा है, यानी मानव की क्रियाओं का हनन किया जा रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया साइटिंग से हमारे साथ अश्लीलता में वृद्धि होना स्टार्टिंग कर दिया गया है। दूसरी पॉइंट यहां से निकल के ये आ रहा है, देखिएगा, कि यहाँ पे जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें स्पष्टता में कमी आई है। क्लियरिटी क्या हुआ है, स्पष्टता में क्या हुई, कमी आई है। कोई भी न्यूज वगैरह होती है, चाहे वो, उसको हम कैसे जाने वो सही है गलत है, एकदम से जो अफवाह है, अफवाह का मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ऐसी झूठी खबरें जो होती हैं, जो सामाजिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती हैं, या इवन जो हमारी सामुदायिक सौभाग्यता को चुनौती देती हैं, वो एकदम से ऐसे फैलती, ध्यान रखना, जैसे ध्यान रखना एकदम से कोई भूकंप आ गया हो। इसका मतलब हमारे कहीं न कहीं स्पष्टता में कमी आने की वजह से सामाजिक जो हमारे पास सौभाग्यता है, उसमें एकदम से क्या हुआ है, एक प्रकार से चुनौती मिली है, और हम समाज को एक गठन के अंतर्गत नहीं बांध पाते। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि समाज का बंटवारा होने लगा। समाज का बंटवारा होने लगा। आपने देखा होगा, बंटवारा पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में था, अब बंटवारा सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से, ग्रुप बनाने के बाद, यानी मैं ये कह सकता हूँ ग्रुप बनाने के बाद कि ये हिंदू वर्ग है, अब इस हिंदू में जाट वर्ग बन गया। जाट में ध्यान रखना, ऊपर से दो जाट होते हैं, पछादे जाट होते हैं, पूर्वी जाट, कुछ ऐसा होता है। उसमें भी एक समुदाय बन गया, जैसे गांव का जाट है, ये यूपी पश्चिम का जाट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज का बंटवारा होना स्टार्टिंग हो गया। और जब समाज का बंटवारा होता है तो फिर हर कोई व्यक्ति अपने हक की बात करता है, और जब हक की बात करता है तो यहाँ पे टकराव होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब टकराव होता है तो समाज का बंटवारा होने से, टकराव होने की वजह से अपराध बढ़ जाते हैं, और जब अपराध बढ़ जाते हैं तो हमारी जो एकता है उसका हनन हो जाता है। और जब एकता का हनन हो जाएगा तो देश में हमारे पास जो इस्टेब्लिश किया गया था आजादी के समय, यूनिटी, डाइवर्स, इंटीग्रिटी, वो एक खतरे में आ जाएगी। तो यानी हमने एक प्रकार की, ध्यान रखना, कहानी को देखने का प्रयास करेगा। अब ये सब जानेंगे, ये अब सोचो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, अपराध में वृद्धि।
लेकिन अपराध में तो वृद्धि होगी, क्राइम तो इंक्रीज होगा, लेकिन क्राइम इंक्रीज होने के साथ साथ क्राइम के प्रकार वो बदल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल सोचो, पहले अगर प्रेम करते थे और प्रेम नहीं मिलता था तो मोहब्बत से ध्यान रखना, अपने आप को जला लिया या उसको जला दिया, या फिर दूर हट के ध्यान रखना, तन्हाइयों में पूरे साल जीवन यापन कर लिया। लेकिन आज के जो प्रेम प्रेम प्रसंग है या आज की जो कहानियां हैं, आप देख लीजिएगा, श्रद्धा का कहानी देखो, अपराध की जो दरें हैं वो तो लगातार बढ़ ही रही हैं, लेकिन अपराध करने के प्रकार भी बढ़ रहे हैं सामाजिक सोशल साइड होने से। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आज के जो रिश्ते हैं, अगर मान ली तुम किसी से प्रेम करते हैं और सौभाग्य से नेट यहाँ पे मोबाइल नंबर बिजी आ जाता है, तो मोबाइल नंबर बिजी आने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सोशल नेटवर्क साइटों ने आपसी संबंधों में कहीं ना कहीं एक प्रकार से, ध्यान रखना, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर दिया गया है जो हम उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से और समझने का प्रयास करें, जो आजकल के अपराध हैं वो नवीन प्रकार के हो रहे हैं। नवीन प्रकार का मतलब ये है, जैसे सपोज कर लीजिएगा, अगर तुम्हारी प्रेमिका है, तुम्हारा प्रेम अगर है, ध्यान रखना, और वो प्रेम किसी और से करने लगी, तो यहाँ से उसको टॉर्चर करने की जो क्रियाएं हैं, उसको जो इफेक्टेड करने की क्रियाएं हैं, वो बदल जाती हैं सोशल मीडिया साइट के माध्यम से। तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे, तुमको हमने यहाँ आराम से किस किया था उसको वायरल कर देंगे। और उससे क्या हो रहा है, सामाजिक प्रेशर बढ़ रहा है। वो जब सामाजिक प्रेशर बढ़ता है, और जब आदमी सामाजिक प्रेशर झेल नहीं पाता है, तो या तो आत्महत्या करता है या किसी दूसरे की करता है। ये दो कारण बन जाते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हो कि समाज के अंतर्गत यहाँ पे सोशल मीडिया साइट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके कम से कम 8-9 पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे होने चाहिए कि सर, अगर हमसे पूछ रहा है कि सोशल मीडिया नेटवर्क साइट के कौन-कौन से नकारात्मक पक्ष हैं, इन पर चर्चा कीजिएगा, तो बड़ी सहजता के साथ एग्जाम में जाओ हँसते-खेलते हुए, उसे करके चले आओ। बताइए। और भी तुम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे और क्या लिख सकते हो? जो विभिन्न सूचनाएँ हैं, दस्तावेज हैं या महत्वपूर्ण जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, ध्यान रखना, वो खतरे में आ जाते हैं, देखिएगा। इसका मतलब सोशल मीडिया साइट पे हम लोग इस तरीके से ध्यान रखना, डाटा को खंगाल लेते हैं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी तो खतरे में है ही हमारे देश की। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ सोशल मीडिया नेटवर्क साइट के माध्यम से सीख सकते हैं। बताइए कैसी लग रही क्लास, बताओ? कुछ मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ कमेंट करके। समाज हो, कुछ भी हो, हम इसको ध्यान रखना क्या आराम से कर सकते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट के सापेक्ष में, अगर हमने नकारात्मक पक्षों को भी जान लिया, सकारात्मक पक्षों को भी हम लोगों ने जान लिया, तो अब बात करते हैं एनालिसिस, सुझाव की। देखिएगा, सुझाव को भी आप 1-2 लाइनिंग में लिखने का प्रयास करें। और सुझाव को तुम कैसे लिखोगे, ये बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब पॉइंट ये बनेगा कि सोशल मीडिया साइट को एकदम से बंद कर दें, या इसमें होने वाली कुछ कमियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि आज हम वैश्वीकरण के दौर में जीवन यापन कर रहे हैं। वो वैश्वीकरण का दौर जो होता है वो तकनीकी का दौर होता है। अब तकनीकीकरण को हम लोग बंद नहीं कर सकते। वो वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि कब से कब तक अपने घर में खाया जाए, चलो कहीं ना कहीं जाके कमाया जाए। इसका मतलब ये रहा कि हमें भारतीय समाज को सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को देखते हुए, जो उसमें होने वाले प्रभावित वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से उनकी जो एनर्जी है, उनके पास जो एक प्रकार से कह सकते हैं संस्कृति को समाहित करने वाले तत्व हैं, उनमें सुधार करना पड़ेगा। ये सकारात्मक जो पक्ष है उनमें तो सुधार करना ही नहीं है ना, हमें सुधार किस पे करना है? नकारात्मक पक्षों पे। अब नकारात्मक पक्ष इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग इससे अवेयर नहीं है। सपोज कर लीजिएगा, इमेजिन, आज के समय में क्राइम कौन कर रहा है? जिसके पास काम नहीं है। वो सोच रहा है साला क्राइम इसलिए किया जाता है। अब सोचो, लूट-पाट कौन कर रहा है? लूट-पाट वो कर रहा है जिसके पास रोज़गार नहीं है। तो हमें ऐसे नकारात्मक पक्षों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिनके माध्यम से हम इनकी जो एनर्जी है, वो कहीं दूसरी जगह लगा सकें, जिससे भारत एक नवाचार के साथ-साथ नई इनिशिएटिव करने के साथ-साथ नई दिशा में क्या हो जाए? अक्सर अक्सर हो जाए। तो यहीं से हम ये लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? लिखने का प्रयास करें, मैं बोल देता हूँ कि निश्चित रूप से सोशल नेटवर्क साइट तकनीकीकरण के दौर एवं वैश्वीकरण के दौर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय समाज को या भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करती है। लेकिन हम निरंतर आधुनिक समाज की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन हम निरंतर आधुनिक समाज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए सोशल नेटवर्क साइट के नकारात्मक पक्षों को मूल्यांकन करते हुए उनमें सुधार करके एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के साथ, ध्यान रखना, इसमें अधिक उपयोगी करके बनाया जा सकता है। इतना तुम लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना,
इस तरीके से हमें सोशल जो नेटवर्क साइड है इनको भैया इम्पैक्ट के रूप में समझना पड़ेगा। अब यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा है, इसके सापेक्ष में हम बात कर लेते हैं और इसको लिख के तुम्हें कहाँ भेजना है, इसके बारे में ध्यान रखना हम लोग बात करते हैं। ये रहा लो। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इससे अभी तक यूपीएससी में एक ही बार प्रश्न आया देखिए। क्या प्रश्न है इसको पढ़ो और इसे पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास करें, आपको मजा आ जाएगा। जैसे एनालाइज द राइस एनालाइज द राइस एनालाइज द राइस ऑफ सोशल मीडिया साइट analyze the rise of social media site as consequence of the launching in the ट्रेडिशनल इंडिया सोसाइटी। 250 वर्डों में प्रश्न को लिखना है, यानी 15 नंबर का ये प्रश्न है। क्या है ये? पारंपरिक भारतीय समाज में खामियों के परिणाम स्वरूप सोशल मीडिया के उदय का विश्लेषण करें। तो पहले आपको यहाँ सोशल मीडिया इसके बारे में बताना ही क्या है, उसके पास यहाँ इसका जो उदय हो रहा है उसमें जो खामियां हैं, इसमें जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं, इसमें जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं उसको ध्यान रखना, बताना है। और फिर निगेटिव एस्पेक्ट देने के बाद अपनी बात सजेशन दे के ध्यान रखना, समाप्त करने का प्रयास करना है। बताइए कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कमेंट करके यस और नो बताओ भाई, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। कमेंट बताइए कुछ मजा आ रहा नहीं आ रहा है। क्या इस प्रश्न को अगर मैं टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपसे पूछता कि बताइए भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम कर पाते? सोचते कि इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको एंड कैसे करें, है ना? तो ऐसे ही वैश्वीकरण के कैसे कैसे प्रभाव कहाँ कहाँ पड़े हैं, प्रत्येक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करें और समझिएगा, विद एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। एक टॉपिक आज का जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसने भारतीय समाज पर कैसे कैसे प्रभाव डाला है, क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, इन दोनों की बातों में आप समझ पाए या नहीं कर समझ पाए बताओ। कुछ लगा है? सोसाइटी को पढ़ने के बाद लग रहा है कि सोसाइटी इतना आनंद का विषय दिखेगा? जिसे हम अपने आसपास देखते हैं उसी को समाज के दायरे में परोना ही सोसाइटी का स्वरूप है दिखेगा। ये जो प्रीलिम्स में ये जो मेंस में जो 8 टॉपिक दिए जाते हैं, ये आपको इसलिए डिफाइन किए गए हैं कि आप अपने समाज को अच्छी समझ सको, चाहे वो जनसंख्या के प्रति हो, चाहे गरीबी के प्रति हो, चाहे विकास के प्रति हो, चाहे शहरीकरण के प्रति हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति हो, सांप्रदायिकता के प्रति हो, क्षेत्रवाद के प्रति हो। ये 8-9 टॉपिक वो हैं जो ध्यान रखना, इस ये आपको पूरे भारत के दृश्य का वर्णन कराएंगे आपसे। कुछ लगा है? रानी मास्टरमाइंड इसको भी सॉल्यूशन कर देंगे, बाइलिंगुअल मैं आपको पढ़ाता हूँ अगला क्वेश्चन। कुछ लग रहा है? आइएगा, एक टॉपिक कवर करने के बाद आज की जो हमने कहा था कि आज 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये आपके सामने देखो मैंने कवर कर दिया, ओनली भारतीय समाज पर। तो ऐसे ही समाज पर प्रभाव जो है 20-25 प्रकार के प्रभाव, जैसे मैंने एलआईआर पे का प्रभाव प्रभाव बताया, आज सोशल साइट का प्रभाव बताया। अब ये जो धार्मिक कट्टरता है, जो धार्मिक हमारे पास कट्टरता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, धार्मिक कट्टरता किस प्रकार का, उसका अर्थ क्या होता है, क्या उसके परिणाम होते हैं, क्या उसके सुझाव आप दे सकते हैं कि जो आज के देश में लगातार हमारे आज के कल्चर में ध्यान रखना, जो धार्मिक कट्टरता लगातार बढ़ने लगी है, यानी धर्म में लोग इतना विश्वास करने लगे हैं उसके लिए अपने देश को छोड़ देंगे। तो यहाँ ये इसके किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा आज बात करते हैं रिलीजन फैंटिसिज्म के बारे में, धार्मिक कट्टरता के बारे में। आइएगा, चले, मजा आया? धार्मिक कट्टरता, इससे भी कैसा प्रश्न बनेगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और उसके बाद समझेंगे पूरी कहानी। रिलीजियस फैंटिसिज्म,
अब इसके बारे में क्या-क्या पढ़ना है, उसकी पहले एक फ़िल्म होनी चाहिए आपके दिमाग में। क्या फ़िल्म होनी चाहिए? बड़े सीक्वेंस वे में समझने का प्रयास करें। इसका मीन्स क्या हो? धार्मिक कट्टरता कहते किसे हैं? रिलीजियस फैंटिज़्म कहते किसे हैं? इसका अर्थ क्या होता है? फिर इसके सिम्पटम्स कौन से होते हैं कि धार्मिक कट्टरता को सिम्पटम्स कैसे होते हैं, वो सिम्पटम्स ध्यान रखना कौन-कौन से होते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सिम्पटम्स के बाद अगर हम लोग जाएँगे, तो वहाँ पे एक सिनेरियो बन जाना चाहिए कि इसके कौन-कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं, जो भारतीय समाज पर ध्यान रखना पड़ रहे हैं धार्मिक कट्टरता के, किस प्रकार से धार्मिक कट्टरता हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। और ये प्रभावित करने वाले इफ़ेक्ट करने प्रभाव के साथ कौन-कौन से ऐसे रीज़न हैं, जिन वजह से ये धार्मिक कट्टरता लगातार देश में पनप रही है। उसके बाद इसके बाद हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हमें एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि यहाँ इसके कौन-कौन से ऐसे सजेशन हो सकते हैं, जिनके माध्यम से हम धार्मिक कट्टरता को हम लोग कम कर सकते हैं। या उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम धार्मिक कट्टरता के बारे में एक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। राइट? तो ये हमें अगर कंप्लीटली पता है, तो हम इस टॉपिक के प्रति अपनी समझ को विकसित कर पाएँगे। यही एक समाज का दायरा है, जो हमें अलग-अलग एंगल से सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, चलें, मज़ा आ रहा है, एक बार कमेंट करिएगा, आगे चलते हैं इस टॉपिक को समझते हैं बड़े आराम से। अब देखो इसके समझते हैं कि क्या है धार्मिक कट्टरता। इसके बारे में पूरी फ़िल्म को बनाते हैं, ये सारे पॉइंट समझने के बाद प्रश्न को समझेंगे कि इस इसी टॉपिक से सिर्फ़ एक टॉपिक से किस प्रकार से वो प्रश्न पूछा गया है। क्या लिखते हैं पहले? धार्मिक कट्टरता का मीन्स क्या होता है? यानी रिलीजियस जो हमारे पास ये है इसका अर्थ फैंटिसिज़्म का अर्थ क्या होता है? यानी मीन्स क्या होता है? इसके पीछे लॉजिक को समझते हैं। हमारे पास कई प्रकार के 8 प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ ही बेसिक मानक हैं जो जिनके दायरे में हमने रख रखा है। अब सोचो कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, कोई मुस्लिम धर्म में हुआ है, तो हर किसी धर्म की अपनी-अपनी क्या होती हैं? मान्यताएँ होती हैं। और जब ये मान्यताएँ होती हैं, मान्यता का मतलब इनके क्रियाक्रम होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है। अब जो व्यक्ति यहाँ हिंदू धर्म में पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद उसकी जो मम्मी-पापा हैं, मदर-फादर हैं, वहाँ पे रोज़ सुबह उठ के पूजा करते हैं और ये जो बच्चा है छोटा-सा, ये सिर्फ़ 2 साल का है, 3 साल का है। तो ये जो है जिस धर्म में पैदा हुआ है, उन मान्यताओं को स्वीकार कर रहा है और जब उन मान्यताओं को स्वीकार कर रहा है, तो उनके प्रति क्या हो जाएगा उसका? बोलो, अथक लगाव हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल समझिएगा, तुम्हारे पास कोई डॉगी रह रहा हो, लंबे समय से रह रहा हो, तो आपके उसकी क्रियाविधि को जान जाएँगे, उसकी मान्यताओं को जान जाएँगे, उसके उठने की प्रक्रिया को जान जाएँगे, उसके खाने की स्ट्रक्चर को जान जाएँगे। इवन कहा जाए तो उसके अंतर्गत जो-जो कमियाँ हैं या सकारात्मक, नकारात्मक उसको जान जाएँगे। लेकिन वो तुम्हारा है, इसलिए उसकी हमेशा बड़ाई करोगे। इसलिए ऐसे ही हर किसी धर्म में अपनी-अपनी क्या है मान्यताएँ हैं। जब हम अपनी मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं और दूसरे की मान्यताओं को हमने जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, यानी अपनी मान्यताओं से अथक लगाव हो जाना। जैसे एक बाप का, बेटे का, दोनों का अपने बेटे से अथक लगाव है, भले से चाहे दूसरे का बच्चा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए तो अपना बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इससे अथक लगाव है। यानी एक प्रकार से ऐसा लगाव है ध्यान रखना, जो हम ही कह सकते हैं। अब दूसरे के बच्चे में हमेशा कमी ही देखना। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी धर्म को ध्यान रखना, अपने धर्म से
अपनी मान्यताओं से, अपनी क्रिया विधि से, अपने कर्मों से, धर्म के प्रति कर्मों से अथक लगाव हो जाता है और दूसरे के धर्म में ध्यान रखना हमेशा नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, ऐसी प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? धार्मिक कट्टरता कहते हैं, यानी रिलीजियस फैंटेसिज्म कहते हैं। बताइए, कुछ लग रहा है, मजा आ रहा है? तो यहीं से ध्यान रखना, हमें जब इसकी मान्यताओं को लिखना है, धर्म की कट्टरता को लिखना है, तो यहीं से लिख दीजिएगा कि जब, लिखिएगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, लिखने से अच्छा यही रहेगा कि जब किसी धर्म के व्यक्ति का अपने धर्म की मान्यताओं से अथक लगाव हो जाता है और अन्य धर्म के अनुयायियों को या उनकी मान्यताओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, ऐसी प्रवृत्ति को धार्मिक कट्टरता का स्वरूप कहा जाता है। ये इसका एक मीन्स बन जाएगा। बताओ, कर पाओगे? लिखा हूं, बताओ कमेंट करके। बताइएगा, कर पाओगे? नहीं, किसी धर्म के प्रति या अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म की मान्यताओं के प्रति, अपने धर्म की क्रियाओं के प्रति अथक लगाव हो जाना और दूसरे धर्म की मान्यताओं के या धर्म के या दृष्टिकोण से, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति को हम लोग धार्मिक कट्टरता का रूप दे देते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका, थोड़ा सा समझते हैं, इसको लिखते चलें साथ साथ में। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, ये भी तुम्हारे दिमाग में हो जाने चाहिए कि क्या इसके सिम्टम्स क्या हैं। लक्षण क्या है, इस लक्षणों को भी कम से कम आप 5-6 पॉइंटों में देखने का प्रयास करें। 5-6 पॉइंट का मतलब है कि आज आप जो है 5-6 पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहानी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, तो हिंदू धर्म को आप पूरे विश्व स्तर पर ऐसे देखते हैं कि यही सर्वव्यापी है, इसके बिना उद्धार नहीं होना है। जैसे इंडिया में हाल ही में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, या हम राम का झंडा पूरे विश्व में लहराएंगे। ऐसी मूल प्रवृत्ति की ध्यान रखना, जब कहानियां देखी जाती हैं तो एक प्रकार से वो धार्मिक कट्टरता का एक संदेश है। तो पहला ही पॉइंट तुम क्या करोगे, यहीं से लिखोगे कि अपने धर्म के संदर्भ में, यानी अपने धर्म को ध्यान रखना, संपूर्ण दुनिया की प्रवृत्ति के आधार पर देखना। यानी जैसे अब राम जी, ध्यान रखना, कहाँ पैदा हुए, बोलेंगे सब भारत में। अमेरिका में तो भैया अलग लोग पैदा हुए, चाइना में अलग लोग पैदा हुए, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भैया राम ने या इन सब ने, भगवानों ने, ध्यान रखना, मिलके सृष्टि की रचना करी है। तो यानी हिंदू धर्म ने पूरी सृष्टि की रचना करी है। इसका पहला लक्षण क्या है कि अपने धर्म के प्रति या अपने धर्म के संदर्भ में पूरे विश्व स्तर पर या पूरी संपूर्ण दुनिया में, ध्यान रखना, क्या देखने की प्रवृत्ति एक इसका लक्षण हो सकता है। दूसरा, क्या इसके लक्षण है, आप अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे के धर्म को ध्यान रखना मानने का प्रयास करें। कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। इसका मतलब, जब हम अपने धर्म को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, वहां पे प्रतिबद्धता के रूप में। सपोज कर लो, एग्जाम्पल बेस पे ये समझने का प्रयास करें कि रामनवमी है, तो रामनवमी में राम ढोल तुम निकालोगे, लेकिन दूसरा बंदा ईद पे, ध्यान रखना, कोई वहां पे वो एक जुलूस ना निकाल सके। इसका मतलब दूसरे की मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया भी क्या है, एक धार्मिक कट्टरता का स्वरूप। तो दूसरे लक्षण में तुम क्या लिखोगे, यहीं से पॉइंट डालोगे, किसी धर्म की मान्यताओं पर विश्वास ना करके प्रतिबद्धता, या विश्वास करना है, प्रतिबद्धता होना, या प्रतिबंध कर लगाना। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें, हमेशा जब तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग प्राणी मिलते होंगे गांव में, शहर में, हर जगह, जब भी उनसे धर्म की बात की जाती हो तो एकदम से उग्र हो जाते हैं। उनका जो बिहेव है, ध्यान रखना, उनको भले से ज्ञान ना हो धर्म के बारे में, लेकिन वो ऐसा तांडव करते हैं, या अपना जो बिहेव है, जो उनका जो बर्ताव है, वो एक प्रकार से ऐसा होता है, ध्यान रखना, कि जैसे हम हमेशा एक प्रकार के प्राणी ही जन्म लिए। यानी किसी अन्य धर्म के प्रति उग्र व्यवहार होना भी एक लक्षण है किसका, धार्मिक कट्टरता का। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा निगेटिविटी ही दिखाई दे रही है उसमें, उसे हमेशा उसमें नकारात्मक बातें ही दिखाई दे रही हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरे धर्म की जो संस्कृति है, एक प्रकार से उसे ध्यान रखना, कहीं ना कहीं खराब दिखाई देना, दूसरे धर्म की जो क्रियाएं हैं वो खराब दिखाई देना। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो धर्म की कट्टरता के संकेत देते हैं। बोलो यस और नो, कमेंट करके बताओ। अगर आपसे पूछा जाए
कि धार्मिक कट्टरता के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं, तो क्या आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते? मैं एक व्यापक तरीके से आपके साथ विश्लेषण कर रहा हूँ। बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा सब लोग, मस्ती के साथ बताइएगा कि आप विश्लेषण जो कर रहे हैं, इसके बारे में आप पूरा व्यापक तरीके से एनालाइज़ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो मेरी क्लास में? कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा बताओ? तो जब आप यहाँ पे ये समझ जाओगे कि क्या इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, बिल्कुल थ्योरी देखो, नोट्स में भी वो चीज़ लिखनी चाहिए, जो यहाँ ना लिखी जा सके। मैं हमेशा यही कहता हूँ। जो चीज़ यहाँ लिखी जा चुकी है, उसको नोट्स में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर जीवन में सिम्पटम्स यहाँ लिखे जा चुके हैं, तो उनको कलम से लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब देखो, यहाँ सिम्पटम्स समझ लिए, इसका अर्थ समझ लिया बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट के बारे में। तो यहाँ इसके जो प्रभाव हो रहे हैं धार्मिक कट्टरता के, इसके बारे में कम से कम 15 10-15 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। विद एग्ज़ाम्पल देखने को मिलने चाहिए। जैसे, आज हम जो कम्युनिज़्म है, जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता तो यही होती है कि जब हम अपने धर्म से अथक लगाव रख लेते हैं और दूसरे धर्म को कमज़ोर समझते हैं। उसके बीच में जो तनाव होता है, जो लड़ाई होती है, वो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। जैसे आपने दिल्ली में देखा भी होगा, बहुत सारे लव जिहाद के ऐसे मैटर चल रहे हैं। अभी आपने उत्तराखंड में देखा भी होगा, लव जिहाद की ऐसी कहानी हो चुकी है कि जितनी मुस्लिम की दुकानें थी उत्तराखंड में, उनके आगे लिखा गया है, बहुत जगह ऐसे दिखाई दे रहे हैं पंपलेट कि आप 15 जून तक दुकानें खाली कर दीजिएगा, नहीं तो आपको काट के डाल दिया जाएगा। इसका मतलब सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है। क्यों? ये धार्मिक कट्टरता का एक क्या है पहलू है। तो यहीं से हम समझने का प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहला प्रभाव क्या है कि सांप्रदायिकता तनाव बढ़ जाता है और उसके संघर्ष में वृद्धि हो जाती है जब धार्मिक कट्टरता धनकना पनप जाती है। ऐसा ही तो नहीं है कि वो हिंदू हिंदू धार्मिक कट्टरता करेगा, उसके पीछे ही मुस्लिम भी धार्मिक कट्टरता वो करता है, उसके पीछे ईसाई भी करता है, उसके पीछे सिख भी करता है। अब सोचो, दो बच्चे हैं ए और बी, ये मुस्लिम घर में पैदा हो गया, हिंदू धर्म में पैदा हो गया। यार ये बताइएगा, इसने कौन-सा पाप करा जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ? इसने कौन-सा पाप करा ये मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ? ये तो प्रकृति की देन थी कि वो उधर चला गया, उधर चला गया। अब सोचो, यही बड़े होके यहाँ की धर्म के प्रति जो मान्यताएँ हैं, उनको स्वीकार करने के बाद एक ऐसी कट्टरता पैदा कर लेते हैं, जो ये आपस में बैर करने लगे। उसके बाद सबको पता है जाना किसी को हर किसी को मिट्टी में ही है। लेकिन यहाँ इस जीने से लेकर मरने तक के बीच की क्रियाओं में धनकना, जो हम धर्म को बढ़ावा देकर धनकना, कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिक दंगे करते रहते हैं, तनाव करते रहते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं एक-एक जीवन जीने की शैली नहीं है। धर्म तो मैं कह सकता हूँ बाद की चीज़ है, पहले पृथ्वी पर मानव की रचना की गई, धर्म तो अभी आया है धनकना। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम पहला प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि धार्मिक कट्टरता का मतलब है कि सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि होना, कम्युनिज्म जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो वृद्धि हो जाता है, पहला पॉइंट। वो संघर्ष में वृद्धि होना ध्यान रखना। उसके बाद नंबर 2, अगर दूसरी पॉइंट यहाँ से निकल के ये आती है कि जैसे-जैसे हम लोग आज के समय एक नए समाज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हमें नया समाज चाहिए। नया समाज कौन-सा? जहाँ भाईचारा हो, जहाँ बंधुता हो, जहाँ एकता हो। और आज के समय में जिस देश में धार्मिक कट्टरता सर्वोच्च ध्यान रखना, वहाँ पे हम लोग नए समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। अब नए समाज का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तो धर्म में लगे पड़े हैं। यहाँ इनोवेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। बस राम मंदिर या फिर मस्जिद कहीं जाके बन जाए, इसमें इंडिया का जो व्यक्ति है, वो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिलने का पर्पस ये है कि हम लोग एक आधुनिक समाज की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती बन के खड़ी हो रही है। अब आप देख लीजिएगा, 1993 के बाद राम मंदिर पे विवाद अब तक चला। अब वो सफल हो गया, इसके पीछे लॉजिक लगाया जा रहा है धार्मिक कट्टरताओं के लोगों के पीछे कि भैया हमारी विजय है। अगर तुम मंदिर बनने को विजय मानते हो ध्यान रखना, तो देश की समृद्धि कहाँ चली जाएगी? देश का विकास कहाँ से होगा? देश में रोजगार कैसे मिलेगा? 67% जो युवा हैं, उनके हाथों में काम कैसे आएगा? तो क्या तुम इसको विकास मान सकते हो? तो यानी हम आधुनिक समाज की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तुम देखिएगा आज के समय में, जो इनोवेशन करने वाले चैनल होते हैं,
जो रिसर्च करने वाले चैनल होते हैं, उनमें कोई व्यू या सब्सक्राइब या कुछ नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पे आज के समय में जो धार्मिक जो लोग होते हैं, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग, अन्य धर्म के लोग हों, उनके चैनलों पे तुम देखोगे इतने-इतने व्यूज़ आते हैं। क्यों? जैसे अभी तुमने देखा कुमार विश्वास को देखा होगा, अपने-अपने राम गाने लगे हैं। अपने-अपने राम क्यों गाने लगे हैं? क्योंकि धार्मिक चीज़ें उनके अंदर पनप रही हैं। अब ये धार्मिक कट्टरता वो क्या है? एक बढ़ावा है। वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की वजह से हम लोग एक आधुनिक समाज की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, हम धार्मिक समाज की स्थापना कर पा रहे हैं। बोलो यस और नो? कुछ लग रहा है? मज़ा आ रहा नहीं आ रहा बताओ? बोलो यस और नो? कुछ क्लियर हो रहा है बातें? मैं लिखा कम रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करें, टॉपिक समझने के हैं जिससे कि तुम लिख पाओ। तीसरा पॉइंट तुम प्रभाव में जाओगे, जैसे-जैसे धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगी है, तो जो हमारा जो आतंकवाद है, टेररिस्ट है हमारे पास, आतंकवाद है, उसके एक प्रकार से जो दायरा है वो व्यापक होने लगा है। अब धार्मिक आतंकवाद आ गया निकल के। धार्मिक आतंकवाद का मतलब ये रहा कि हम एक-दूसरे के प्रति इसलिए इतना घृणा कर चुके हैं, उनके विवेक को देखते हो। अब पाकिस्तान इंडिया पे क्यों अटैक करता है? वो धार्मिक आतंकवादी तो है। इसलिए अटैक करता है कि यहाँ जो लोग हैं ध्यान रखना, यहाँ लोग या मुस्लिमों के प्रति ध्यान रखना उसकी ऐसी संवेदनशील शक्तियाँ होती हैं कि हमारे धर्म को कहीं न कहीं भारत में प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान के लोग यहाँ इफ़ेक्टेड करते हैं। तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास जो आतंकवाद की जो श्रेणियाँ हैं, वो लगातार अग्रसर हो रही हैं अलग-अलग स्वरूपों में और ऊपर से धार्मिक जो आतंकवाद है, वो क्या हो रहा है? पनप रहा है। बोलिएगा, क्लियर है? ऊपर से आज के समय में इसके प्रभाव में और भी ले सकते हैं, जो हमारे पास समाज की चुनौतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उन समस्याओं ने व्यापक रूप ले लिया है। नए ऐसे इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो आतंकवाद को या आंतरिक सुरक्षा को क्या है, एक खतरा पैदा कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल बेस पे समझिएगा, ये भी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होने लगा है। सपोज़ कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे अगर सांस्कृतिक क्रियाएँ हो रही हैं, कल्चर हो रहा है। पहले के लोग अगर गुजरात में जाओगे, गरबा-गरबी है जैसे, कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो ये कहा जाने लगा है कि अब उसमें धार्मिक रूप से लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इट मीन्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे धार्मिक रूप से अगर संस्कृति को पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो हमारी परंपराएँ थीं, जो हमारी प्रथाएँ थीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगी, ध्यान रखना। जो भारतीय कल्चर था, वो भारतीय कल्चर क्या हो जाएगा, सामुदायिक कल्चर हो जाएगा, वो धार्मिक कल्चर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखने का प्रयास करें, अगर कोई व्यक्ति ईद पे ही ध्यान रखना बस यहाँ उत्सव मनाएगा, कोई दीपावली पे उत्सव मनाएगा, तो 26 जनवरी को कौन मनाएगा भई? 15 अगस्त को कौन मनाएगा? तो यानी उसके लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी बहुत छोटा हो जाएगा, उसके लिए दीपावली बड़ी हो जाएगी, उसके लिए ईद बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे कि धार्मिक आतंकवाद के साथ आंतरिक सुरक्षा को क्या मिल रही है? चुनौती मिलना स्टार्टिंग हो गया है। क्लियर? मज़ा आ रहा है बताओ येस और नो? तो क्या इसके एक प्रकार से इम्पैक्ट हैं, इस इम्पैक्ट इम्पैक्ट को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए कमेंट करके? कुछ बताओ ना दोस्तों। कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? कि यहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं धार्मिक कट्टरता के? कुछ दिमाग में बन रहा है कि फ़िल्म अगर हम इसको बताएँ, क्या-क्या इसके इफ़ेक्ट हैं? ये भी हमने समझ लिया। सच बताओ कितना मज़ा आ रहा है टॉपिक में? कभी सोसाइटी आपने ऐसी नहीं पढ़ी होगी देखिएगा। हम एक-एक टॉपिक की जड़ों पे काम कर रहे हैं। अगर एक टॉपिक पे हमने आधा 1 घंटा दे रहे हैं ध्यान रखना, तो उसकी व्यापकता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कभी जीवन में धार्मिक कट्टरता के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाएगा या बात की जाएगी, तो वहाँ डिबेट कर सकते हो खड़े होके आप लोग। किताबी ज्ञान ज्ञान से दूर निकलना है। यहाँ आस-पास के ज्ञान को ध्यान रखना है, इकट्ठा करके इसको पिरोने का प्रयास करना है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके रीज़न की, क्या इसकी वजह है? धार्मिक कट्टरता पनप क्यों रही है? इसके रीज़न पे हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे सारे पॉइंट इसके क्लियर हो जाएँगे, क्या इसके रीज़न है। तो कभी भी धार्मिक कट्टरता से प्रश्न रीज़न से आएगा, अर्थ से आएगा, इम्पैक्ट से आएगा, कारण से आएगा, सुझाव से आएगा, उसको सबको आपस में लेते हुए निकल के आ जाएँगे। ठीक है? चलो, क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ इसको 1-2 लाइनों में, पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करें। सबसे बड़ा रीज़न क्या है देखिएगा, एक व्यक्ति हमारे इंडिया में क्या है डाइवर्सिटी है।
और जहाँ डाइवर्सिटी होती है, वहाँ डिफरेंस होता है, और जहाँ डिफरेंस होता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, और जहाँ भेदभाव होता है, वहाँ असमानता होती है, और असमानता जन्म देती है, ध्यान रखना, कहीं न कहीं एक प्रकार से अंतराल को, विरोध को, है ना? इसको जन्म देती है। तो हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आर्थिक विषमताएँ हैं। इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं, आर्थिक विषमताएँ हैं, और ये आर्थिक विषमताएँ, ध्यान रखना, ये विषमताएँ ही, ध्यान रखना, कहीं न कहीं हमारे धार्मिक कट्टरता को पनप पनप देती हैं। एग्ज़ाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करें। मुस्लिम लड़कियाँ कम पढ़ पढ़ पाती हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लड़कियों के। लेकिन यही कहानी हम उल्टी लेके जाएँगे केरल में, तो केरल के अंतर्गत जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, अकॉर्डिंग टू अन्य राज्यों के ज़्यादा पढ़ पाती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में हम लोगों ने एक प्रकार से इतनी कट्टरता पैदा कर रखी है कि ये तय कर रखा है, ये धार्मिक क्रियाओं में मानक ये तय कर रखे हैं कि ये काम धर्म के अनुकूल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बुर्का है या नकाब है या ऐसी क्रियाओं के माध्यम से ये बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते रहते हैं, जो धार्मिक कट्टरता को संकेत देते हैं। तो सबसे पहला कारण यहाँ निकल के आता है कि आर्थिक विषमताएँ गरीबी के रूप में हैं, आर्थिक विषमताएँ रोज़गार के रूप में हैं, आर्थिक विषमताएँ यहाँ पे शिक्षा के रूप में हैं, आर्थिक विषमताएँ या अन्य क्रियाओं के रूप में हैं। ये विषमताएँ क्या हैं, ध्यान रखना, एक प्रकार से हमें कहीं न कहीं धर्म को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का स्वरूप देती है। सपोज़ कर लो, इमेजिन करिएगा, जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो हर किसी बात को हर एंगल से सोचता है। वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है, वो अपने धर्म का भी सम्मान करता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसने पूरे ज्ञान को इकट्ठा किया ही नहीं है। जो उसे धर्म के संस्कारों में या घर की क्रियाविधियों ने सिखाया है, वो इस चीज़ को ही सही मान लेता है। उसने नहीं एनसीईआरटी किताब पढ़ी है, उसने नहीं कोई किताब पढ़ी है, उसने क्या पढ़ा है? उसने धर्म के संस्कार पढ़े हैं। उसने गीता को ऐसे सुना है, देखा नहीं है। उसने गीता को, ध्यान रखना, खुद से नहीं पढ़ा है, बस रामायण में देख लिया है। तो यानी ये सही मान लेता है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, अब सोचो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या, ध्यान रखना, रोल है? बताओ, जो मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है, उसका क्या रोल है? इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। लेकिन अगर मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, 2 बात समझिएगा। अनपढ़ व्यक्ति बिल्कुल धार्मिक कट्टर होगा, लेकिन पढ़ा वाला व्यक्ति जो है, कट्टरता तो होगी उसके अंतर्गत भी, लेकिन ऐसी नकारात्मक कट्टरता नहीं होगी जो दूसरे धर्म को प्रभावित करे। आपने देखा भी होगा, जब ईद होती है, जब पढ़े-लिखे दोस्त होते हैं, तो वहाँ उनकी ईद पर वो सिमई खाने चले जाते हैं, जो दीपावली होती है तो वो उनसे मिलने के चले जाते हैं। इसका मतलब अनपढ़ व्यक्ति देखा जाए तो 10% मिलेंगे, लेकिन पढ़े-लिखे व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति ऐसे काम करते हैं, उल्टा मिलेंगे, राइट? क्लियर यहाँ तक? मज़ा आया? तो पहला क्या इसका रीज़न है? बताओ कमेंट करके, पहला रीज़न क्या है? ये वाला। दूसरी पॉइंट यहाँ निकल के आ रही है, आज के समय में सबसे दूसरा पॉइंट जो निकल के आ रहा है, धर्म का राजनीतिकरण। ये दूसरा पॉइंट है। जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो राजनीति है, ध्यान रखना, आज के समय में आप देखेंगे धर्म का राजनीतिकरण होना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स मतलब धर्म के अंतर्गत राजनीति आ चुकी है। क्यों? इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि भाई जिसके पास वोट होंगे वो सरकार बनाएगा, वो देश का मालिक बनेगा। अब जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा, जिसके पास ज़्यादा समुदाय होगा, वो क्या करेगा? राजा बनेगा। कई बार तुम्हें देखने को ये मिलता होगा, ये प्रश्न एक बार बन भी जाता है, देखने को मिल जाता है कि क्या इंडिया में मुस्लिम व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? यार सिंपल सी बात है भाई, आज तक नहीं बना मुस्लिम व्यक्ति प्रधानमंत्री, तो क्या आगे भी नहीं बन सकता? ऐसा हालात आए ही नहीं, जो मुस्लिम व्यक्ति जो है, ध्यान रखना, कम्युनिटी के आधार पर अगर हम लोग ये देखें तो लगभग 100% में से यहाँ पे लगभग 82% के आसपास जो है, 80% के पास हिंदू हैं, बाकी यहाँ पे 14% मुस्लिम हैं, बाकी वो अन्य कैटेगरी है। तो यहाँ 80% जब मुस्लिम हैं, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धर्म के अंतर्गत जो है राजनीतिकरण वोट बैंक को लेके होना स्टार्ट कर दिया। यानी चुनाव के जो फ़ायदे होते हैं, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा होगा, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, जहाँ-जहाँ जिसका समुदाय का वोट है, उस व्यक्ति को वो टिकट देती हैं। उस व्यक्ति को वहाँ समुदाय के अंतर्गत वहाँ पे वोटिंग कराती हैं। तो यानी आप इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं धर्म में राजनीति का आना भी धर्म की कट्टरता को बढ़ावा देना है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल समझो यूपी का देखिएगा। यूपी के अंतर्गत अगर योगी जी हैं, तो एक स्पष्टता के साथ जो हिंदू वर्ग है, वो ये इसलिए सचेत है कि हमारा जो मालिक है, वो हिंदू धर्म का बैठा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने देगा। अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बैठ जाए, तो वो ये सोचेगा कि भैया मुझे ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी धर्म का राजनीति में आना भी एक धार्मिक कट्टरता को एक बढ़ावा देना है। यानी अब धर्म राजनीति चलता है, वो राजनीति धर्म से चलती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
पहले ज़माने में धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं था और ये आप जानते होंगे संविधान में ये कहा गया है कि भैया हम धर्म पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन धर्म जब आपस में टकराएगा तो भाग के चले आएँगे तुम्हें रोकने के लिए। इसका मतलब धर्म पे कोई हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर दिक्कत आएगी तो हाँ भैया हम तुम्हें रोकने के लिए क्या नियम लेके आ जाएँगे। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि भैया धर्म जाए भाड़ में, तुम लड़ो, मरो, पटो, हमें कोई धर्म से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि धर्म से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन कोई किसी भी धर्म को बढ़ा सकता है, तुम्हारी स्वेच्छा है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्लियर? मज़ा आया कुछ? आ रहा है? और ये राजनीतिकरण के साथ-साथ क्या हो गया? बाज़ारीकरण हो गया। बाज़ारीकरण। ये सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है। सपोज़ कर लीजिए अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी सिनेमा घरों में धर्म के चित्रों को, संस्कृति को दिखाकर ध्यान रखना टीआरपी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल समझिएगा। अभी हाल ही में अक्षय कुमार मूवी बनाए तो धर्म के लिए किस मुद्दे पर बनाएगा? हिंदू धर्म के लिए बनाएगा। शाहरुख खान बनाए तो वो मुस्लिम धर्म के लिए बनाएगा। इसका मतलब हमने धर्म को बाज़ार से जोड़ दिया है। धर्म धर्म जो है एक दृश्य का विषय हो चुका है। धर्म जो है एक प्रकार से दिखावे की संस्कृति का विषय हो चुका है। कि जबकि ये कहा जाता है कि धर्म तो एक कोठरी की वो दीवार है, ध्यान रखना, जिसको किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे धर्म का राजनीतिकरण होना, धर्म का बाज़ारीकरण होना, आपको यहाँ ऐसे चित्रण के रूप में दिखाना, आपने देखा होगा पद्मावत मूवी आई थी, कितना विवाद हुआ। क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? उसके पीछे लॉजिक ये हुआ कि धर्म को अब जो है बाज़ार में लेके हम तराजू से तोलना स्टार्टिंग कर दिया। हमारा पल्ला भारी, तुम्हारा पल्ला भारी। ऐसे ही राजनीति तोलना स्टार्टिंग कर दिया। तो 2 ये कारक ऐसे हैं, आर्थिक कारक, कोई धर्म का राजनीतिकरण, धर्म का बाज़ारीकरण, ऐसे कारक हैं, ध्यान रखना, जो एक प्रकार से बहुत एक कहीं न कहीं धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। और भी इसमें का पॉइंट बन सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में इतने पॉइंट होने चाहिए कि एग्जामिनर कहे वाक़ई में यार इन्हें तो हर पॉइंट एंगल से खेल रखा है। आज के देश में जो हमारे पास इंडिया में जो संगठन है, ऑर्गनाइज़ेशन है, उनमें लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये एक मूल कारण है। क्यों? जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, रूढ़िवादी मतलब एक प्रकार से कहा जाए जो उनके दिमाग में है, वो स्पष्ट है, वो सही है, उसी को सत्य मान लेना। मतलब मैं अगर एक छोटी-सी बात समझने का प्रयास करूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति दूसरी, ये लड़का है और ये लड़की है और सी व्यक्ति जो है हरामी है। ये इन दोनों की आपस में शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, समझने का प्रयास करें। ये व्यक्ति के जाता है और जाने के बाद इससे कहता है ए व्यक्ति से कि जिससे तेरी शादी हो रही है इस बी से, ये तो भाई बहुत ही मतलब एक प्रकार से ऐसी लड़की है या एक ऐसा लड़का है जो कई पहले जीवन यापन गुजार चुका है, उसका बिहेव अच्छा नहीं है, उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, उसका दिखावा अच्छा नहीं है, तो कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहा है, ध्यान रखना। ऐसे मत पड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके प्रति इस व्यक्ति ने ध्यान रखना, इसके प्रति क्या होगी, इसके दिमाग में ऐसी नज़र पैदा कर दी, ध्यान रखना, जो इसको हमेशा किस एंगल से देखेगा, ऐसे एंगल देखेगा, नकारात्मक एंगल से। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे संगठन पनप चुके हैं, जो संगठन जब पनप चुके हैं तो दूसरे वाले धर्म को इस एंगल से दिखाने का प्रयास करते हैं हमेशा कि वो हमेशा क्या है, नेगेटिव ही है। हमेशा ही क्या है, वो गलत है, ध्यान रखना। हमेशा ही ध्यान रखना, कन कम से हमेशा ही ध्यान रखना, एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसी बातें हैं। ये दर्शाया जाएगा कि मुस्लिम समाज में लड़कियाँ पढ़ती ही नहीं हैं, मुस्लिम समाज के लोग गंदे होते हैं, मुस्लिम समाज की जो क्रियाएँ होती हैं खराब होती हैं, मुस्लिम समाज में नमाज़ को नहीं पढ़ना चाहिए या मुस्लिम समाज में बुर्का को नहीं पहनना चाहिए। यानी कुछ ऐसी गतिविधियों के द्वारा, संगठन की गतिविधियों के द्वारा, रूढ़िवादी गतिविधियों के द्वारा समाज को इफ़ेक्ट कराया जाता है, जिन कारण से क्या होती है, धार्मिक कट्टरता पनप जाती है। बताइएगा, बोलिएगा। इसके बाद भी तुम अगर ऊपर जाओगे कि और क्या कारण हो सकते हैं, और भी लिखने का प्रयास करें यहाँ पे। हमारे पास एक जो आइडेंटिटी संकट है, हमारे पास पहचान का संकट है, वो लगातार पनपने लगा है। यानी पहचान का मतलब हर कोई व्यक्ति ग्लोबल दुनिया में पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कह सकते हैं, जो एक क्राइसिस है, ध्यान रखना, एक पहचान का, वो एक पनपने लगा है। सोशल मीडिया पे जब हर कोई व्यक्ति आता है तो ये चाहता है कि मैं भी सेलिब्रिटी बनूँ।
तो ऐसे ही जब कोई धार्मिक व्यक्ति आता है, वो भी सेलिब्रिटी बनने के लिए या वो एक समुदाय समुदाय के द्वारा एक प्रकार से उठने के लिए कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यान रखना, वो उठने का प्रयास करता है। और उठेगा कहाँ से? जब उसके धर्म के लोग या उसके समुदाय के लोग उसकी क्या करेंगे? उसको प्रमोट करेंगे। और वो प्रमोट कब करेंगे? जब वो उनके दिल की बात कहेगा। दिल की बात कैसे कहेगा? कि दूसरे धर्म की आलोचना करेगा। दूसरे धर्म को यहाँ पे कट्टरवादी बनाएगा। दूसरे धर्म की क्रियाओं को नकारात्मक बताएगा। दूसरे धर्म में होने वाली जितनी भी क्रियाविधि हैं, उनको खराब बताएगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना, वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में एक पहचान का संकट जो है लगातार पनप रहा है। तो हर कोई समुदाय देखो तुम देख लीजिएगा, एक गुर्जर वर्ग है, जाति है, समुदाय है, उसमें भी हमने कन्वर्ट कर दिया कि कौन-सी ध्यान रखना एक कास्ट का है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि धार्मिक कट्टरता हमारे और पनप रही है, यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग पनपने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ ग्रुप नेशनल ग्रुप होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ग्रुप होते हैं, वो यही काम करते हैं कि बस क्या कि हमारे धर्म की त्यागी समुदाय की जो पहचान है पूरे वर्ल्ड में हो जाए। कोई चाहता है कि ध्यान रखना इस समुदाय की और बड़ी पहचान हो जाए। तो यानी यहीं से ध्यान रखना देश में क्या हो रहा है, एक कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है। क्लियर? कुछ लगा? कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? तो यहाँ से धार्मिक कट्टरता के होने के कौन-कौन से कारण हैं? क्या आप इसको नहीं बता पाओगे आप? 2, 3, 4 पॉइंट नहीं बता पाओगे बताओ कमेंट करके? कुछ इंटरेस्ट आया? किताबों की दुनिया से निकलो यार, किताबों का एग्ज़ाम यूपीएससी है, नॉलेज का एग्ज़ाम है, लेकिन नॉलेज को इम्प्रूव कैसे करके रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, ये तुम्हारे दिमाग में लिखा हुआ वो ऐसा डायरेक्शन है जो आपको बताएगा। आपके दिमाग की नसें आपको बताएँगी। कुछ लग रहा है? मज़ा आ रहा है बताओ कमेंट करके? कुछ क्लियर हुआ टॉपिक नहीं हुआ देखिएगा, आज 2 टॉपिक हमने कमांड किया। ऐसा प्रश्न अगर कभी जीवन में तुम्हें देखने को मिलेगा, तो जो प्रश्न आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या उसको तुम नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बताओ कमेंट करके। यूपीएससी में दिमाग की नसों को खोलना देखिएगा। रटने से काम चलता तो दुनिया का हर कोई आदमी रट के एग्ज़ाम देने पहुँच जाता। बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा। अब हम कैसे धार्मिक कट्टरता को कम कर सकते हैं? कुछ ऐसे सजेशन देने पड़ेंगे हमें, कुछ एनालाइज़ करना पड़ेगा, उसके बारे में आपके कुछ सुझाव होने चाहिए। तो क्या सजेशन हो सकते हैं? इसके बारे में हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। क्या-क्या सजेशन हो सकते हैं? कम से कम अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो कम से कम 10-15 बातें होनी चाहिए। लाइन में लिखोगे तब भी आपको 2, 4, 15 बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली ऐसी ऑथेंटिक बात बताइएगा जो धार्मिक कट्टरता को कम कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही है, जो धार्मिक समुदाय है उनमें सांस्कृतिक अंत्यक्रिया करानी पड़ेंगी। पहला, धार्मिक समुदाय में सांस्कृतिक अंत्यक्रिया। देखो ये अच्छा पॉइंट है। इससे क्या समझते हैं? आपने देखा होगा 26 जनवरी पे जब कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई नाटक रिप्रेज़ेंट किया जाता है तो वहाँ पे कोई देखा होगा जब कुछ ऐसा 26 जनवरी में रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी होता है, उसमें अगर बच्चा सिख है, सिख भी है, किसी व्यक्ति को कोई सा रोल दिया जाता था, इसका मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक क्रिया होने की वजह से एक भाईचारा वाली जो सिचुएशन है, जो मेल-झोल की सिचुएशन है, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है और जब ये वृद्धि होगी तो हमारा क्या होगा? बेनिफिट होगा कि आपस में कट्टरता कम पैदा होगी। लेकिन ये क्या हो चुके हैं? अब धीरे-धीरे कम होने लगे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? रामनम मंच कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं। तो ऐसी-ऐसी क्रियाएँ हम लोग करने लगे हैं, ध्यान रखना, जिनके माध्यम से हम लोग सांस्कृतिक अंत्यक्रिया कम कर रहे हैं और धार्मिक समुदाय में ऐसी क्रिया ना करने की वजह से धार्मिक कट्टरता पनप जाती है। अगर ये करेंगे लगातार तो क्या होगा? ये हम पनपेंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट बताइएगा। जो भी हमारे पास आर्थिक और सामाजिक
जो भी हमारे देश में आर्थिक सामाजिक जो विषमताएं हैं, इन विषमताओं को ध्यान रखना, जितना हम कम करेंगे उतना हमारे पास धार्मिक कट्टरता कम फैलेगी। जैसे एग्जाम्पल देने का प्रयास करें, सपोज कर लो आज के समय में अगर हमने कोई मदरसा खोल रखा है, उस मदरसे में कौन लोग डोनेट करेंगे? जो मुस्लिम धर्म के होंगे। उसमें बच्चे कौन से पढ़ेंगे? जो मुस्लिम धर्म के होंगे। तो हमने सामाजिक विषमताएं और पैदा कर दी। तो सामाजिक विषमताएं पैदा करने का मतलब ये रहा कि हमने बीच का जो गैप था उसको फैलाना स्टार्टिंग कर दिया। अब इन्हीं मदरसों में हिंदू भी डोनेट करे, मुस्लिम भी डोनेट करे और ये दोनों बच्चे पढ़े। जब तक हम धर्म की तालीम को लेकर सड़क के किनारे ना आकर हम संस्कृति की तालीम को लेके आएंगे हम लोग देश के अंतर्गत, तो क्या होगा? यहाँ पे सामाजिक विषमताएं कम होंगी। और जब सामाजिक विषमताएं कम होंगी तो क्या होगा? धार्मिक कट्टरता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब तुम देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो बनाई किसके लिए गई थी? सिर्फ वहां मुस्लिम लोग पढ़ सके। इसका मतलब धार्मिक कट्टरता को और बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब उसमें सब लोग पढ़ सकें, उससे क्या होगा? वहां पे एक प्रकार से हमारी सामाजिक विषमताएं कम होंगी। और जब सामाजिक विषमताएं कम होती हैं तो क्या होता है? धार्मिक कट्टरता कम होती है। अब सोचो, आप एक व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कोई मुस्लिम दोस्त रहा ही नहीं, आप हिंदू हैं और कोई मुस्लिम दोस्त रहा ही नहीं है, तो आपने क्या किया है? आपने मुस्लिमों के प्रति जो आपके घर में सिखाया गया, जो समाज ने सिखाया, जो परिवार ने सिखाया, जो जाति ने सिखाया, उसी को तुमने सीख रखा है। लेकिन अगर तुम क्लास में हो, क्लास में आपका मुस्लिम दोस्त भी है, हिंदू दोस्त भी है, या सब दोस्त हैं, तो आपस में जो एक प्रकार से कट्टरतावादी है, जो आपके पास एक ऐसा फैंटेसी में है, ध्यान रखना, दिमाग में बना रखा है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। आप मुस्लिम की थाली में खा लोगे, उसकी झूठा कुछ खा लोगे। इससे एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जो एक दूसरे धर्म के प्रति हम लोग क्या बोलते हैं? एक धर्म के प्रति आदर सम्मान करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलो क्लियर है? तो यहाँ हमें आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक धार्मिक कट्टरता चरम सीमा पर रहेगी, नीचे निकल के नहीं आएगी। बताइएगा, क्लियर है? कुछ मजा आ रहा है? नहीं बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? जो हमारे देश में स्वार्थी संगठन है या राजनीतिक दल है, इन दोनों के प्रति जो स्वार्थी संगठन है, जो धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, या ऐसे राजनीतिक दल जो धार्मिक चीजों के प्रति ध्यान रखना, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके विरुद्ध एक कठोर कार्यवाही की जाए। और जब तक कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक वो धर्म के नाम पर यहाँ पे एक कट्टरतावादी पनपते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, इंडिया में जैसे बहुत सारे ऐसे दल हैं, कोई बजरंग दल है, या वो इधर मुस्लिमों का कोई और दल होगा, ध्यान रखना, मदरसों का दल होगा। तो जब तक वो स्वार्थी संगठन देश में एक ऐसे धर्म का प्रचार करते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? और धर्म जो है सर्वोच्च होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमने देखा भी होगा, जब भी कोई कर्फ्यू लगता है, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो सांप्रदायिक दंगों में क्या होता है? अगर यहाँ मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है, और यहाँ इनके घर में एक आध हिंदू रह रहा है, और इधर हिंदू है, इधर हिंदू है, ये मुस्लिम, इधर एक आध मुस्लिम रह रहा है, जब दंगे होंगे तो इस बेचारे को मजबूर होना पड़ता है, जबकि इनकी इससे पहले दोस्ती थी। लेकिन जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो इसको यहाँ से इसे भागना पड़ता है इधर को। लेकिन जो ये मुस्लिम है इसको भी यहाँ भागना पड़ता है। लेकिन ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वार्थी संगठनों की भूमिका में ऐसा होता है, जबकि ध्यान रखना राजनीतिक दलों की भूमिका में ऐसा होता है। तो जब तक हम स्वार्थी संगठन को, राजनीतिक दलों में जो राजनीति करने वाले ऐसे स्वार्थी दल होते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे, वो एक धर्म का प्रचार करके कट्टरतावादी जो है, ध्यान रखना, इस श्रेणी को और बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? बताओ। कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। मैं बात लिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ छापो, यहाँ छापोगे तो यहाँ छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ छापते रह जाओगे तो फिर यहाँ चला जाएगा। यहाँ जितना भेज सकते हो भेजने का प्रयास करें। आपको, मुझे लगता है कि देखिएगा, ये दो टॉपिक आपके ऐसे क्लियर हुए हैं। देखिएगा, धार्मिक कट्टरता क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या है, क्या इसके सुझाव हैं, क्या इसके लक्षण हैं। ऐसे ही हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा। बोलिएगा, कुछ मजा आया? नहीं आया? दूसरी बात, अब ये हिंदू मुस्लिम तो है, इनके पास एक ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो हमें इस ऊर्जा को राष्ट्रवाद की ऊर्जा में पनपाना पड़ेगा। हिंदू की ऊर्जा है, मुस्लिम की ऊर्जा है, अब खत्म तो नहीं होने वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, जो एक प्रकार से ध्यान रखना नवाचार की भावना को स्पष्ट करता हो। आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि धर्म जो है विज्ञान के बिना लंगड़ा है, और विज्ञान धर्म के बिना क्या है, अंधा है। धर्म के बिना विज्ञान का काम भी नहीं चलता, और विज्ञान के बिना धर्म का काम भी नहीं चलता, ये स्पष्ट है। तो धर्म को तुम खत्म तो नहीं कर सकते, जिससे कि सब जिंदगी में सब धर्म खत्म, भैया आप तो एक जिम्नामन करो, कोई नहीं, हिंदू हिंदू कर कह देते, वो कह देते हैं, भारत भारत कह देते हैं। लेकिन ऐसा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। तो बातें हमें वो करनी जो बस में हो। तो लेकिन हम हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की ऐसी वैज्ञानिक क्रियाएं करनी है, तकनीकी क्रिया करनी है, ध्यान रखना, जहां नवाचार के माध्यम से उनका जो एनर्जी है, जो यहाँ पे स्वार्थी संगठन है, राजनीतिक दल है, ध्यान रखना, उनका एक प्रकार से जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लग सके। जैसे विकास कैसे करना है, शिक्षा को कैसे बढ़ाना है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना है। अब आज ही अगर तुमसे कोई ये कहा जाए कि भैया राम मंदिर के नाम पर 5-5 रुपए इस फंड में डाल दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो 80-85-90 करोड़ की जनसंख्या है, 5-5 की जगह 5-5 हज़ार डाल लेगी, वो ये सोचकर कि भगवान जी बन रहे हैं हमारे। उसी से ये कहा जाए कि 5-5 रुपए अपने जो फंड में, ध्यान रखना, शिक्षा के फंड में डाल दीजिएगा। हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, मॉडल स्कूल होगा। हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होगी या स्कूल होगा, डिग्री कॉलेज होगा, सरकारी कॉलेज होगा। हर प्रदेश में कम से कम 10 से 15 डिग्री कॉलेज होंगे, हेल्थ सेंटर होंगे या सपोर्ट सेंटर होंगे, इनोवेशन सेंटर होंगे, रिसर्च सेंटर होंगे। इसके लिए पैसा डोनेट करिएगा, जनता से कहा जाए। हाँ, सरकार करेगी इस वाले काम को, तो ऐसे कह के टाल देंगे। लेकिन धर्म के नाम पर चंदा, चंद रूप तेरी एकदम से रेडी हो जाता है। तुमने देखो राम मंदिर बना है, कितना कितना पैसा लोगों ने दान करा, कितना पैसा है मंदिरों के पास, कितना पैसा है मस्जिदों के पास। इस पैसे का यूटिलाइजेशन अगर हम ऐसे देश की समृद्धि की तरफ करें तो कितना मजा आ जाएगा। अमेरिका में यही होता है, जापान में यही होता है। जापान में इतने भूकंप आते हैं, उसके बाद भी ध्यान रखना आज जापान कहाँ है टेक्नोलॉजी में। और हमारे यहाँ तो ध्यान रखना जनसंख्या इतनी है, अगर एक आदमी इतना काम करे तो भाई कहाँ जाएगा। लेकिन कहाँ लगा पड़ा है, बस झंडे थामने में, यहाँ पे ईद को मनाने में, क्रियाविधि को ऐसी करने में लगा हुआ है। तो ऐसे कुछ सुझाव अगर आप देंगे तो उसको लगेगा भी मजा आ गया। पूजा तुमको हम ब्लॉक करते हैं, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। आज की क्लास के बाद तुमको कोई क्लास देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग आपस में, अगर इस क्लास में होने के बाद आप इतना कुछ समझने के बाद भी हिंदू मुस्लिम की तरह लड़ रहे हैं, इसका मतलब तुम वो प्राणी नहीं जो यूपीएससी के लिए बने हो। ध्यान रखना, यूपीएससी चीजों को बैलेंस करता है, यूपीएससी का अपना धर्म है। यूपीएससी किसी धर्म से मतलब नहीं रखता, यूपीएससी किसी मजहब से संबंध नहीं रखता। यूपीएससी का अपना धर्म है, उस धर्म को तुम नहीं मानोगे तो भाई तुम कभी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लिख के ले लीजिएगा मुझसे। कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखा आपने कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखो, धार्मिक कट्टरता के अर्थ को समझा, सिम्टम्स को समझा, इफेक्ट को समझा, रीजन को समझा, सजेशन को समझा, और नवीन एग्जाम्पल के साथ समझा। देखिएगा क्या लगा, बताओ, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे करके आप सोसाइटी के सारे जो टॉपिक हैं, अगर इन पे आप अपनी पकड़ बना लेंगे, तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम जैसे गरीबी पे बात करेंगे, जनसंख्या पे बात करेंगे, महिलाओं की भूमिका भूमिका पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। अभी तो हम इम्पैक्ट पे ही काम कर रहे हैं, और ये सब पे जब काम करेंगे तो देखो, अभी मैंने लास्ट क्लास में क्षेत्रवाद पढ़ाया था, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया था, कितना मजा आया सोचो, इसमें कितना मजा आया सोचो। इस तरीके से कितना इंटरेस्ट आता है इस जर्नी में। यूपीएससी की जर्नी आनंद की जर्नी है, इसको बोरिंग मत बनाइएगा। अब देखो यहाँ इस पे प्रश्न कैसे बन सकता है, आइएगा इस प्रश्न की चर्चा करते हैं, फिर क्लास को आज के ऑफ कर लेंगे। देखिएगा ये प्रश्न कैसे बनेगा, देखो लिखिएगा। क्या धर्म ने भारतीय समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया है? आर्ग्यू यानी तर्क दीजिएगा, ये प्रश्न है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ। क्या धर्म ने भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को में सामाजिक एकता यानी सोशल, जो हमारे पास ये कह सकते हैं यूनिटी है, उसको, सोशल जो कन्हेंसिव से है उसको बढ़ावा दिया है? इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दोनों प्रश्नों को नोट डाउन कर लें, ये वाला भी, और इसको 150 वर्डों में
को नोट डाउन कर लीजिएगा रोकने के बाद क्लास वीडियो को, और इसको भी नोट डाउन कर लें, ये भी 150 वर्डों में। दोनों प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें, और लिखने के बाद अगर तुम्हें भेजना है तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आज शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पीएम पर उसका लिंक ओपन होगा। किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन शायद 7 के बीच में होगा। उस टाइम में दोनों प्रश्नों को एक एक पेपर में, सिर्फ एक एक पेपर में, यानी इसको भी एक पेज में, उसको भी एक पेज में लिख के भेजने का प्रयास करें। मुझे लगेगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसके जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली 9897540795 पर आप डायरेक्टली, ध्यान रखना, 795 पर ओनली व्हाट्सअप कर लीजिएगा। वहाँ पे टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और सारी जो सॉल्यूशन है उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 9:30 बजे आंसर राइटिंग के साथ, 7 बजे एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी क्लास आज या कल एक आध दिन और यूट्यूब पे रहेगी। वो सारी क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी, एप्लीकेशन को आज ठीक कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब बताओ, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देखेंगे अच्छे से तो मिल जाएगा। नहीं दिया जाएगा तब भी आप यहाँ मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मैं भेज दूंगा। चले, क्लास को ऑफ करें आज की। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट कर दीजिएगा दिल से। और जितने सेशन अपने पास चल रहे हैं, ये जो हम सेशन चला रहे हैं आपके लिए, जो आंसर राइटिंग है, एस्से राइटिंग है, ये सबके लिए चल रहा है। इसमें क्या सभी को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ कमेंट करके, सबको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? चाहते हो लगातार चलते रहें आपके साथ इस तरह से, आपका प्रेम ये सब बना रहे? तो एक बार सब लोग प्यार से कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी ज्वाइन नहीं किया है वो एनसीईआरटी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आज कल में। फिर उसके बाद सारी क्लासेस जो हैं एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशन पे होंगे। आपने देखा भी होगा 2 क्लासेस में यूट्यूब में लेके आया हूँ मैंने। अभी अब सिलेबस ही एनालाइज करा है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। क्लास तो अभी हुई नहीं है, उसमें तुम्हें इतना मजा आ रहा है, सोचो क्लास में कितना मजा आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।